हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 3 रैपिड रिवाइज करेंगे। चैप्टर नंबर 3 टोटली डेडिकेटेड है 1991 में जो पॉलिसी आया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP, दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसमें डेडिकेटेड है। उस ड्यूरेशन में क्यों इसको लाना पड़ा, क्यों हम लोग को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाना पड़ा, इसके क्या एसेंस थे, इसके क्या सिग्निफिकेंस थे, LPG किस चीज़ से रिलेटेड था, प्राइवेटाइजेशन में क्या चीज़ें हुई थे, ग्लोबलाइजेशन का क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ग्लोबलाइजेशन का क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, ये सब ये चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। चैप्टर बहुत ही लॉन्ग ड्रॉन चैप्टर है जिसमें 10 टॉपिक्स हुआ करते थे। अब तो लास्ट के जो डीमोनेटाइजेशन है वो यहाँ से स्किप होकर बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 3 में है, और GST पोर्शन भी यहाँ कट चुका है। वो 11th में ऑलरेडी जो GST काउंसिल, GST कब आया था, ये सब 11th के BST में डिस्कस्ड हो गया था। तो अब इसमें जो पोर्शन बचा है वो 8th टॉपिक तक का बचा है। तो हालांकि ये चैप्टर बहुत ही लॉन्ग ड्रॉन है, फुल फ्लेजेड चैप्टर है, लेकिन अभी सिर्फ रैपिड रिवीजन में मैं वही टॉपिक उठाऊंगा जो एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे। अगर इंट्रोडक्शन की बात किया जाए तो सेकेंड चैप्टर जब एंड हो रहा था, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1950 से लेके 1990 तक का सिनारियो, तो लास्ट के क्रिटिकल अप्रेजल वाले पॉइंट में हमने पढ़ा था कि जो पब्लिक सेक्टर है ये बहुत ही डोमिनेंस क्रिएट कर रहा था, पब्लिक सेक्टर बहुत ही हावी हो गया था। तो जब ये थर्ड चैप्टर स्टार्ट होता है, थर्ड चैप्टर 1991 से शुरू होता है और सेकेंड चैप्टर 1990 में जाके ख़त्म होता है। सेकेंड चैप्टर में हम लोग ये पढ़े थे कि पब्लिक सेक्टर बहुत ही डोमिनेंस कर रहा था, उसका बहुत ही बड़ा रोल था। और ये ऑफकोर्स सी बातें होना भी चाहिए क्योंकि पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ओन्ड होता है, तो गवर्नमेंट के पास इतना पैसा रहता है कि वो अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकता है, वो किसी को भी डोमिनेट कर सकता है। तो थर्ड चैप्टर स्टार्ट होता है पब्लिक सेक्टर के डोमिनेंस पे। पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा हो गया था एंड जो गवर्नमेंट था, जो भी पब्लिक सेक्टर था, वो किसी भी प्राइवेट खिलाड़ी को, प्राइवेट इंडिविजुअल को एंटर ही नहीं करने दे रहा था, किसी भी नए मार्केट में ओपन नहीं करने दे रहा था, उनका धंधा, उनके बिजनेस ओपन करने नहीं दे रहा था। इस वजह से जो प्राइवेट सेक्टर वाले लोग थे, हम जैसे नॉर्मल लोग थे, वो बहुत ही निराश हो गए थे, वो बहुत ही डीमोटिवेटेड हो गए थे, बिकॉज गवर्नमेंट उनका ना सुन रहा था, ना उनका इनिशिएटिव ले रहा था, ना उन्हें न्यू बिजनेस के लिए मोटिवेट कर रहा था और ना उन्हें लाइसेंस दे रहा था कि वो नए बिजनेस को स्टार्ट कर पाए। तो पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा था और वहीं प्राइवेट सेक्टर बहुत ही लो में कैटेगराइज का था, बहुत ही लो कैटेगरी में बेस्ड था। क्यों ऐसा? बिकॉज प्राइवेट के पास पैसे की बहुत कमी चल रही थी और पब्लिक सेक्टर के पास अंधा पैसा था। तो पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट ओन सेक्टर है वो बिल्कुल भी प्राइवेट खिलाड़ी को एंटर करने नहीं दे रहा था, वेरियस रिस्ट्रिक्शंस डाल रहा था, रेगुलेशंस बना रहा था कि वो एंटर ही ना कर पाए। तो ये चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि हम लोग वहाँ से कैसे शिफ्ट लिए, क्या क्या चीज़ों को हम चेंज किए, क्यों चेंज करने का रिक्वायरमेंट आया। तो ये था पहला पॉइंट, इंट्रोडक्शन। अब इस पे आते हैं। सबसे पहला टॉपिक है मीनिंग एंड नीड ऑफ रिफॉर्म। मीनिंग एंड नीड ऑफ रिफॉर्म। रिफॉर्म का मतलब होता है चेंज, रिफॉर्म का मतलब होता है चेंज। जैसे हम कुछ नया रिफॉर्म लेते हैं, मतलब हम कुछ नया चेंज करने का कोशिश करते हैं। तो रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? अच्छा, वैसे रिफॉर्म क्यों लाना पड़ा हम लोग ऑलरेडी डील किए हैं, अभी इससे पहले ही पढ़े थे। पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा था और प्राइवेट खिलाड़ी लोग एंटर ही नहीं कर पा रहे थे, उन लोग डीमोटिवेट हो गए थे। तो हमारा मोटिव था कि हम लोग ये वाले स्टेज को फुलफिल कर पाए, ये स्टेज में हम लोग पहुँचे कि पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस कम करे और प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेट करके उन्हें न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ओपन करके दे। तो ये हमारा मोटिव था, इस वजह से हमें रिफॉर्म लाना पड़ा। तो रिफॉर्म का एक बार मीनिंग देख लो। इकोनॉमिक रिफॉर्म डिनोट द प्रोसेस इन विच अ गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्स डिक्लाइनिंग रोल फॉर स्टेट एंड एक्सपैंडिंग रोल फॉर द प्राइवेट सेक्टर इन एन इकोनॉमी। मतलब जो भी पब्लिक सेक्टर या पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स थे, जो भी पब्लिक यूनिट्स थे, है ना, वो सबको बंद करो। और सबको बंद मत करो जिसमें लॉस मेकिंग है, जो बहुत ही लॉस कर रहा है, फालतू में उन्हें सैलरी वगैरह पे किया जा रहा है जबकि धंधा कुछ हो ही नहीं रहा है, लोग करप्शन पे करप्शन किए जा रहे हैं, तो उनका रोल कम करो एंड उनके जगह प्राइवेट वाले को मौका दो कि वो वहाँ जाकर धंधा कर पाए। तो इसको बोलते हैं रिफॉर्म। रिफॉर्म का मतलब होता है कुछ चेंज करना। अब ये रिफॉर्म हमें क्यों करना पड़ा? हम जब इतने साल से रिफॉर्म नहीं कर रहे थे, हमारे को आज़ादी मिल गया था 1947 में, जो हम लोग पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। तो जब आज़ादी 1947 को मिल चुका था तो हम लोग 1991 में ही क्यों जाके रिफॉर्म करें?
क्या ऐसे ज़रूरत पड़ गया? तो अगला क्वेश्चन है नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने की ज़रूरत क्यों पड़ा? तो सबसे पहला, और ना ये एग्जाम का क्वेश्चन है तो इसमें चांद सितारा बना लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें रिफॉर्म लाना क्यों पड़ा। रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? चेंज करना। चेंज क्या करना? पब्लिक सेक्टर का रोल कम करो, प्राइवेट सेक्टर का रोल ज़्यादा करो कि वो भी मोटिवेट होकर अपना बिजनेस को स्टार्ट कर पाए। तो नीड फॉर रिफॉर्म, सबसे पहला पॉइंट है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर था ना, जो भी गवर्नमेंट के अंडर कंपनीज वगैरह थे, ये लास्ट 4 डेकेड से, 4 डेकेड्स मीन्स एक डेकेड जो होता है वो 10 ईयर्स का होता है, तो 4 डेकेड्स मीन्स 40 ईयर्स से, जो पास्ट 40 ईयर्स था उससे वो लॉस करते हुए आ रहे थे और बिल्कुल उन्हें किसी का डर ही नहीं था। क्योंकि अगर मान लो कोई प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है तो प्राइवेट कंपनी में तो अगर 2 दिन अच्छे से काम नहीं किया, तीसरे दिन उसको फायर्ड करके निकाल देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी में ऐसा नहीं होता। अगर पब्लिक कंपनी में, गवर्नमेंट कंपनी में नौकरी लग गया फिर तो पैर के ऊपर पैर रख के बैठो, कुछ मत काम करो, फिर भी महीने का 60-70 1-2 लाख रुपए उठा के ले जाओगे। तो यही नुकसान होता है पब्लिक सेक्टर का। पब्लिक में एक बार अगर घुस गए गवर्नमेंट कंपनी के अंडर, फिर तो काम ना भी करो तो भी प्रमोशन मिलेंगे, तो भी सैलरी टाइम टू टाइम मिलता जाएगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या है? 2 दिन ढंग से काम मत करो, तीसरे दिन फायर्ड। तो यही वाला पॉइंट है। जो पब्लिक सेक्टर था, जो गवर्नमेंट के अंदर जितने भी कंपनीज थे, बहुत सारे कंपनी, सब तो नहीं लेकिन बहुत सारे, मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज जो थे वो लास्ट 4 डेकेड से, मीन्स लास्ट 40 ईयर्स से लॉस मेकिंग में थे। तो इन्हें चेंज करने की जरूरत आ गई थी। अब अगला पॉइंट आते हैं फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, मतलब बाहर के देश का करेंसी जो है, वो बहुत ही कम हो गया था। और ये कब की बात है? जो हमारे पहले के टाइम में 1991 में जो कंट्री में चल रहा था, कांग्रेस पार्टी का जो रूल चल रहा था, उस टाइम का ड्यूरेशन है। वो पार्टी का डिस्कशन अगर किया जाए तो बहुत ही ब्रॉड डिस्कशन होगा, बट अभी इतना रिक्वायर्ड नहीं है। हम नॉर्मल क्लास में बहुत इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या उनके मेरिट्स रहे, क्या क्या उनके डीमेरिट्स रहे हैं, तो वो सब हम नॉर्मल क्लास में डिस्कस करेंगे। ये यूट्यूब के लिए ठीक नहीं है। अगले आते हैं फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। मतलब जो उस टाइम का पार्टी था, जो भी फॉर्मर पार्टी था, अपने कंट्री को जो रूल कर रहा था, गवर्न कर रहा था, ये फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। हमारे पास इतना कम बाहर के देश का संपत्ति था, फॉरेन एक्सचेंज था, कि हमारे पास सिर्फ 2 वीक के इंपोर्ट के लिए पैसा था। सिर्फ हम 2 हफ्ते और इंपोर्ट करवा सकते थे और उसके बाद हमारे पास शून्य हो जाता फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सोचो, इतना क्या बोलेंगे, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना हरकत कि सिर्फ इतना खर्चा कर दो, कितना आ रहा है कितना जा रहा है कोई परवाह नहीं, लॉस पे लॉस हुए जा रहे हैं। और इतने कम पैसे थे हमारे पास कि हम सिर्फ 2 हफ्ते के ही इंपोर्ट के लिए पैसा बचा हुआ था, तीसरे हफ्ते तक का भी इंपोर्ट का पैसा नहीं बचा हुआ था। तो हम लोग इतने डेडली जोन पे आ गए थे, जिस वजह से हमें रिफॉर्म लाना पड़ा। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आते हैं इन्फ्लेशनरी प्रेशर। तो बहुत ज़्यादा कंट्री में महंगाई आ गया था। यूजुअली देखा जाए तो एक कंट्री के अंदर नॉर्मल 3 से 5% के आसपास 3 to 5% के आसपास महंगाई होना चाहिए। महंगाई रहना है कंट्री में। महंगाई नहीं होगा तो फिर तो कोई मेहनत ही नहीं करेगा। हर सामान उसको 1-1, 2-2, 10-10 रुपये मिल जाए तो कोई आदमी मेहनत क्यों करेगा? वो तो सब कुछ ईजिली परचेज कर लेगा, उसके परचेजिंग पावर रहेगा। तो कंट्री में महंगाई होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट 3 to 5-6 इसके आसपास होना चाहिए परसेंट। लेकिन तब के ड्यूरेशन में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने से पहले हमारे कंट्री में 13.9 विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 14% का इन्फ्लेशनरी प्रेशर था हमारे कंट्री के अंदर। इतना ज़्यादा महंगाई छाया हुआ था कि 14% महंगाई था। और 14% बहुत ज़्यादा होता है। जो सामान हमें 100 रुपये में मिलना है वो सामान 114 रुपये में मिल रहा था। अब तो छोटा सामान है, तुम लोग ज़्यादा रुपये से इंटू कर दो तो कितना बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। तो कंट्री के अंदर तब बहुत ज़्यादा महंगाई था, तो हमें शिफ्ट लेना पड़ा। शिफ्ट लेने की ज़रूरत आन पड़ी कि अब ये नहीं कर सकते, अब इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया, अब हमें कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। फिर अगले पे आता है डेफिसिट इन बीओपी एक चैप्टर आगे पढ़ोगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसमें डेफिसिट होता है, सरप्लस होता है। सरप्लस कब होता है? जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं तो सरप्लस हो जाता है। और डेफिसिट कब होता है? डेफिसिट तब होता है जब हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो हमारा कंट्री जो था वही कर रहा था, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहा था, जिस वजह से हमारा जो इंडियन करेंसी था वो बहुत ज़्यादा जा रहा था और एक्सपोर्ट बहुत कम हो रहा था। ऑलमोस्ट ना के बराबर हो रहा था, क्योंकि तब ग्लोबलाइजेशन जैसा भी कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता था। तो इस वजह से हम लोग डेफिसिट पे चल रहे थे। डेफिसिट का मतलब होता है ज़्यादा पैसा जा रहा है और बहुत कम पैसा आ रहा है।
तो उसको हम लोग बोलते हैं डेफिसिट। ये नेगेटिव साइन होता है किसी भी कंट्री के लिए। और तब हम लोग 8% के फिस्कल डेफिसिट पे थे। तो आगे जब चैप्टर पढ़ोगे, बीओपी, गवर्नमेंट बजट, ये सब पढ़ोगे तो उसमें आइडिया आएगा फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। तो 8% के फिस्कल डेफिसिट में थे। अगला पॉइंट है ह्यूज बर्डन ऑन डेट। हम लोग बहुत ही कर्जे में थे, ह्यूज बर्डन था हमारे ऊपर कर्ज का। हमारा कंट्री क्या करता था, किसी कंट्री से उधार लेता था और जब वो कंट्री हमसे पैसा मांगता था, हमारे पास तो पैसा था ही नहीं, हम तो पिछले 40 वर्षों से लॉस मेकिंग में थे, 4 डेकेड से। तो हमारा कंट्री क्या करता था, जब वो दूसरा कंट्री हमसे मांग रहा है पैसा उसका, तो हम क्या करते थे, किसी थर्ड कंट्री से मांगते थे पैसा, लोन, उससे लेते थे पैसा, उसको इसको दे देते थे। फिर जब वो वाला थर्ड कंट्री हम लोग से मांग रहा है कि पैसा दो, तो हम लोग किसी फोर्थ कंट्री से लोन लेते थे और इसको दे देते, मतलब किसी का टोपी किसी का सर। इसका टोपी निकालते थे तो उसके सर पे लगाते थे, उसका टोपी निकालते थे इसके सर पे लगाते थे, यही गेम चलते रहता था। तो हम लोग बहुत ही कर्ज के तले दब गए थे, कर्ज के बर्डन में, जाल में फंस गए थे, उलझ गए थे। एंड लास्ट इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। हमारा जो मैनेजमेंट था कंट्री का बहुत ही ख़राब था, जिस वजह से हम लोग टाइमली टैक्स कलेक्शन वगैरह ये सब में बहुत ही पुअर स्टेट पे आ गए थे। ढंग का प्रॉफिट नहीं हो रहा था, टैक्स कलेक्शन नहीं कर पा रहे थे, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं था, जिस वजह से हमारे कंट्री का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही इनएफिशिएंट हो गया था। ठीक, यहाँ तक का पॉइंट हो गया। एक बार इसको रीड कर लेना, स्क्रीन को पॉज करो, ये आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या रीजंस रहे हैं रिफॉर्म के, तो ये एक बार स्क्रीन को पॉज करके पूरा रीड कर लो।